तो फ्रेंड्स, सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, उसका सोल्यूशन। इसलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। जो सीटेट का जो पेपर था 21/12/2021, इससे पहले भी 2-3 सेट हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर बढ़ें उससे पहले यहाँ पर एक अगर आप कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको एक चैनल मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन के नाम से। ठीक है, आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप देख सकते हैं अगर आप कंप्यूटर बेसिक सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है विकास है, तो विकास क्या है? विकास एक आयामी है या एक दिशीय है, या में बदलाव किया जा सकता है, या फिर आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से या पूर्व निर्धारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड रहेगा करेक्ट। विकास में जो है बदलाव किया जा सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें से कौन सा जो है पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो जो आँखों का रंग है वो आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। मतलब जैसे जो आँखों का रंग है तो ये आपके जीन्स पे, जीन्स के अकॉर्डिंग मतलब उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आँखों के रंग पे। नंबर 3 बात करेंगे, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जो है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिपक्वता, निष्क्रियता, प्राथमिक, सामाजिकरण या द्वितीयक? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन द्वितीयक होगा। प्राथमिक कहते हैं फैमिली में जो चीज़ें सीखी जाती हैं, जबकि कोई संस्था में अगर बात की जाए तो वो होगा द्वितीयक, सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, कोहलबर्ग के भौतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो इनकी अवस्थाएं हैं वो 6 अवस्थाओं की बात करते हैं। स्टेज इनके 3 हैं, तो पहले स्टेज में 2, दूसरे स्टेज में 2, तीसरे स्टेज में 2। तो यहाँ पर बात की दूसरे स्टेज की जो है तीसरी अवस्था, मतलब है कि बच्चा जब दूसरे स्टेज की तीसरी अवस्था में हो। ठीक है, क्योंकि टोटल 6 अवस्थाएं इनकी हैं। तो यहाँ पर जो इनका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास की बात करता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक 7 से 8-9 साल का होता है, उस एज की बात की जा रही है। नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना को क्या कहलाती है? मतलब जब वर्तमान स्कीमा में परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण, तो ऐसी बात है तो यहाँ पर अगर समायोजन कहना बेटर होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 6 नंबर पियाजे के। अब देखिए पियाजे से आपके 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, इसलिए पियाजे को बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो बल्कि उसको अप्लाई करना होता है उनकी थ्योरी के बेस पर, तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? कौन सा प्रत्यय जो है कार्य सूचना को संगठित, अब सूचना को संगठन करने की बात आ रही तो यहाँ पर स्कीमा में जो है सूचना को संगठित किया जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं, उन्हीं से आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। नंबर 7 देखेंगे, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मतलब जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उससे टॉपिक लिया गया है। सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है, तो उनमें में से कौन सा उसका एक समर्थन करता है? तो यहाँ पर ले वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक की बात की जा रही है। ठीक है, कोहलबर्ग से कोई मतलब नहीं, BF स्किनर से कोई मतलब नहीं, सिगमंड फ्रायड यहाँ पर कोई तर्क लॉजिक नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है? पाढ़ मतलब क्या होता है? मचान भी कहते हैं, है ना, और इसको जो ZPD है ना उससे संबंधित है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करता है ZPD। तो जो पाढ़ होता है इसका उदाहरण नहीं पूछा गया है, वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर अनुकरण के कौशलों का प्रदर्शन करना, तो अनुकरण इसमें किया जाता है, इशारे और संकेत से भी सिखाई जाती हैं चीज़ें, और सहपाठियों संग साझा भी किया जाता है। जबकि रटना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रटने की बात नहीं करता है वाइगोत्स्की।
नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो संरचनावादी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति कौन सी संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त जो नहीं है वो बताना है। तो वेधन और दोहराव, देखिए यहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे ऑनलाइन वो सारे मिलेंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को उनके विशिष्ट संसाधन प्रक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने की बात की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हावर्ड गार्डनर जो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, तो इन्हीं की बात करता है। नंबर 11 है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास होती है किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर है संरचनात्मक मूल्यांकन पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है। तो निजी संवाद की बात करता है तो जटिल कार्य करते समय बच्चे को उनको व्यवहार संचालन में सहायता देना जो है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। जो लड़कियां होती हैं उनको गुलाबी कपड़े गुड़ियों से जोड़ा जाता है, और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। ये किस प्रकार की चीज़ को दर्शाता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता, ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आएगा, ये याद रखिएगा। इस बार सीटेट जो आपका दिसंबर में होना है तो इसलिए तैयारी, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो तैयारी अपनी जम के करिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें, मतलब पूरी तरीके से नकल करने की बात की जा रही है। और जानकारी को पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। मतलब अगर जानकारी को पुनः उत्पादित कर पाते हैं जो उनको सिखाया गया है, तो इसका मतलब बच्चे जो है अर्थपूर्ण तरीके से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर दो कथन दिए, ऐसे क्वेश्चन कई सारे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न भी होगा। तो यहाँ पर जो बात की जा रही सही है, लेकिन आर जो क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। तो अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है, दोनों क्रियाशील होने चाहिए, इंटरेक्टिव मतलब दोनों में इंटरेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है वो वाले रहेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन एक तरीके से, या फैक्चुअल नहीं, जो कि होते हैं आपकी टीचिंग मेथड से। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों वाले समूह अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। तो समावेशी, अब यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन है, तो इसमें से आपको जो टिक करना है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1, 2 और 3 इसको पढ़ सकते हैं आप। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, ठीक है। रमनीक की कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र है और एक समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसी शारीरिक संसाधनों स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, मतलब क्योंकि वो दृष्टिबाधित है तो जो 3D शेप्स होते हैं उनके बेस पे जो उनके संसाधन होते हैं ना स्पर्श करने वाले, उसके बेस पे ताकि वो सीख पाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd करेक्ट रहेगा। फिर है नेक्स्ट, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। मतलब कोई भी समस्या आ गई हो, अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। निम्न से किस का जो है प्रतीक है, तो किस चीज़ का प्रतीक है। क्योंकि अलग अलग यहाँ पर समस्याओं के उसको सुलझाने के लिए सोच रही है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सारी सोच जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्षर भ्रमित होता है, तो यह किस लक्षण से प्रभावित है, कौन सा उसमें जो है कमी हो सकती है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो पठन वैकल्य, ठीक है, जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं, तो ये बीमारी काफ़ी फेमस होती है और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है।
तो जो समावेशी कक्षा है उसमें विशेष बच्चे जो होते हैं, अब विशेष बच्चे कौन से होते हैं, दृष्टिबाधित हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं, आंशिक रूप से बहरे या दिव्यांग भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 1 और 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। तो संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को जो है अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता हेतु के लिए समझा जाता है। 22 की बात करेंगे यहाँ पर, बच्चों की इस असफलता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन पूछा है कौन सा सही, असफलता के संदर्भ में, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो जो अर्थपूर्ण अधिगम है उसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, विषय वस्तु या विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करते, मतलब उसे रियल लाइफ से जोड़ने की बात की गई है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बताती है, मतलब एक दूसरे सब्जेक्ट से चीज़ों को रिलेट करके बताती है, तो अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों को बोझ बढ़ाएगा। क्या ऐसा यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बताती है, इस प्रकार जो है शिक्षा शास्त्र क्या है, तो ये यहाँ पर पूछा गया। तो अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषय अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, छात्रों को भ्रांति में बढ़ाएगा, अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फर्स्ट नंबर। ओके, यहाँ पर चलिए बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, ये जानकारियाँ किस स्मृति से संगठित होती हैं। तो किस स्मृति से संगठित होती हैं, बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, तो ये दीर्घ अवधि स्मृति को बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 26 नंबर, निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही। अब देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर नहीं जो होगा, कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों के निर्धारित करने में मदद करता है, तो ये जो है बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं, क्योंकि ग्रेडिंग में हम त्रुटियाँ नहीं समझ सकते। नेक्स्ट 27 नंबर है, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक हैं। किस प्रकार की प्रेरणा जो है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा है, गुण विषयक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा या स्थिति विषयक प्रेरणा है। तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा जो कि सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है। 27 बात करेंगे, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं होती हैं। कैसी अपेक्षाएं, उसके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, या उसका जो है अपेक्षाओं का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल गलत है। निगेटिव पॉइंट यहाँ पर चूज नहीं करना जो आपको थोड़ा सा भी ऑड लगता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के अधिगम और उसके स्वयं की सहायता किसी प्रकार प्रभाव नहीं है, बिल्कुल गलत। बच्चों के अधिगम के लिए मात्र की बात है तो भी वो गलत रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट। 29 है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। मतलब बाल केंद्रित कक्षा का सृजन की बात की तो शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर किया जा सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी के प्रश्न का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 100% पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट शिफ्ट में जो कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था, तो इस बार भी आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर विद्यालय की पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कटौती करता है, ये बिल्कुल सही है, और विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि भी करता है। रटनता अधिगम को महत्व बिल्कुल नहीं। तो विवेकात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स के पोर्शन को हम नेक्स्ट में डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।